मैं हमेशा से समुद्र की ओर खिंचा चला आता था। कुछ तो है उस अकेलेपन में, उस शांति में, सतह के नीचे जीवन की गूंजती धुन में, जो मुझे सुकून देती है। पिछले 10 सालों का अधिकतर समय मैंने एक फ्रीलांस मरीन सर्वेयर के रूप में बिताया है। रीफ की मैपिंग करना, शोध समूहों और संरक्षण टीमों के लिए डेटा इकट्ठा करना, यह एक अकेला काम है, लेकिन मुझे यही पसंद है। पिछले अगस्त में मैंने एक निजी परियोजना शुरू की, फिजी से सोलोमन द्वीप तक अकेले नाव से यात्रा करना। बस मैं, मेरी 60 फुट की कट्टर रिग स्लूप द मारेलिन और खुला समुद्र। कोई सख्त समय सीमा नहीं थी। मैं कम जात रीफ सिस्टम्स को तलाशना चाहता था, शायद कोई अनदेखा मूंगे का क्षेत्र खोज पाता। मेरे पास 3 हफ्तों का खाना और ताजा पानी था, सोलर पैनल, सैटेलाइट जीपीएस, सब कुछ। मैं हर स्थिति के लिए तैयार था। कम से कम मुझे ऐसा लगा था। वितिलेवु से 3 दिन बाहर निकलने के बाद अचानक एक तूफान आ गया। आसमान तेजी से काला हो गया और हवा ने गुर्राना शुरू कर दिया। मैंने निकलने से पहले मौसम की जांच की थी। रेडार पर कुछ नहीं था, कोई चेतावनी नहीं, लेकिन यह तूफान ऐसे आया जैसे यह पूरे समुद्र का मालिक हो। मैं किसी तरह नाव को स्थिर रखने में कामयाब रहा। लहरें ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई मुझ पर घून से बरसा रहा हो। यह तूफान सुबह तक चला। मैं थका हुआ था, भीगा हुआ, लेकिन जिंदा था। जब मैंने अपनी स्थिति जांची तो पता चला मैं लगभग 60 मील उत्तर पश्चिम की ओर बह गया था। अपने रास्ते से भटककर ऐसे क्षेत्र में आ गया था जिसे मैंने चार्ट करने की योजना नहीं बनाई थी। तभी मैंने उसे देखा। एक द्वीप, छोटा, शायद 1 मील चौड़ा, घने जंगल से भरा हुआ और चारों ओर एक रीफ से घिरा हुआ, जो सतह के नीचे दांतों की तरह चमक रहा था। मेरे चार्ट्स पर इसका कोई निशान नहीं था, नाम तक नहीं। मैंने जीपीएस पर जूम इन किया, अलग अलग नक्शे देखे। कुछ नहीं, सिर्फ खुला पानी। लेकिन वह वहीं था, एकदम साफ साफ। आप सोच सकते हैं कि मैं भ्रमित था, लेकिन मैंने समुद्र में इतना समय बिताया है कि कल्पना और वास्तविकता में फर्क जानता हूं। वह द्वीप असली था और मेरी जिज्ञासा जाग गई थी। मैं सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा, रीफ के बीच इंजन धीमा करके नाव चलाई। किनारे से लगभग 200 मीटर दूर मैंने एंकर डाला और डिंगी से अंदर गया। समुद्र तट एकदम अछूता था, न कोई पदचिन्ह, न कोई कचरा। शुद्ध सफेद रेत जो मेरे बूट के नीचे चरचराई। उसके पीछे का जंगल घना था, हरकतों से भरा हुआ, लेकिन एक अजीब सी खामोशी लिए हुए। कोई पक्षी नहीं थे, कोई कीड़े मकोड़े नहीं, सिर्फ दूर कहीं लहरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट उस हवा में जिसे मैं महसूस भी नहीं कर पा रहा था। मैं लगभग 50 मीटर अंदर गया और एक खुला क्षेत्र देखा जहां काले पत्थर, बड़े बड़े चट्टानें चक्राकार ढंग से सजी हुई थी। कुछ तो मेरी छाती तक ऊंचे थे और उन पर आंखों जैसे प्रतीक खुदे हुए थे, दर्जनों, घूरते हुए। वहां की हवा भारी लग रही थी, जैसे मैं भाप से भरे कमरे में आ गया हूं, लेकिन वहां गर्मी नहीं थी। मैं पसीने से तर था, बिना वजह। मेरी त्वचा में जुरजुरी हो रही थी। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जानवर की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई प्राचीन चीज मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने सैटेलाइट फोन से तस्वीरें ली, लोकेशन मार्क की और वापस नाव पर आ गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये कोई पुरानी धार्मिक जगह थी, शायद पोलिनेशियन, शायद उससे भी पुरानी। जैसे भी हो, मैंने तय किया कि सुबह होते ही निकल जाऊंगा। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने समुद्र तट पर पेड़ों की सीमा से बाहर अपना टेंट लगाया। आमतौर पर मैं ऐसे दिन के बाद गहरी नींद सो जाता हूं, लेकिन इस बार नहीं। रात के करीब 2 बजे मैं हांफते हुए उठा। टेंट के अंदर की हवा भारी थी, जैसे गीले कपड़े से सांस लेने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जिपर के साथ जूझता हुआ बाहर निकला और वहीं जम गया। जंगल की सीमा पर कुछ आकृतियां खड़ी थी। वे ऊंचे थे, अस्वाभाविक रूप से ऊंचे। उनके अंग अत्यधिक लंबे थे, उनकी त्वचा फीकी, धूसर सफेद जो चांदनी में हल्की चमक रही थी। वे हिले नहीं, बस खड़े थे, मुझे घूरते हुए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली, एक फुसफुसाहट भी नहीं। मेरा सीना ऐसा कस गया जैसे कुछ मुझे कुचल रहा हो। मैं पानी की ओर लड़खड़ाया और वे आकृतियां झपटने लगी। चलने की तरह नहीं, बल्कि झटके में, जैसे कोई वीडियो फ्रेम छोड़ रहा हो। एक पल वे दूर थी, अगले ही पल और करीब। मुझे याद नहीं कि मैं नाव तक कैसे पहुंचा। मैं सुबह अपनी बंक में जागा, भीगा हुआ और कांपता हुआ। सब कुछ पैक था, मेरा टेंट, मेरा सामान, सब कुछ व्यवस्थित रूप से नाव में रखा था। मेरा जीपीएस चालू था, लेकिन लोकेशन दिखा रहा था खुला समुद्र। द्वीप गायब था।
मैं डेक पर खड़ा होकर क्षितिज को निहारता रहा। मुझे पेड़ की रेखा, समुद्र तट, कुछ तो दिखना चाहिए था, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ समुद्र। मैं 2 घंटे तक उस क्षेत्र में घूमता रहा। अपनी तस्वीरें देखी, सब करप्ट हो चुकी थी, सिर्फ स्टैटिक और काली स्क्रीन। जो लोकेशन मैंने मार्क की थी वह भी गई। एक एरर कोड दिखा, पोजीशन अननोन। मैं तुरंत सोलोमन की ओर लौट पड़ा, मुश्किल से ही कहीं रुका। जब होनियारा बंदरगाह पहुंचा, मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने लोगों से पूछा, अपने नक्शे दिखाए। ज्यादातर लोगों ने कंधे उचकाए और कहा, समुद्र अक्सर चालाकी करता है। लेकिन एक बूढ़े नाविक ने, शायद 70 के आसपास के, मुझे देर तक घूरा, बिना पलक झपकाए। फिर धीरे से पूछा, क्या तुमने वॉचर्स को देखा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जरूरत भी नहीं थी। उसने सिर हिलाया और कहा, कुछ जगहें खोजे जाने के लिए नहीं होती। अगर वे तुम्हें जाने देते हैं, दोबारा मत लौटना। वो 8 महीने पहले की बात है। तब से मैं बार बार एक ही सपना देख रहा हूं। मैं उस खुली जगह में खड़ा हूं, उन पत्थर की आंखों से गिरा हुआ। जंगल कुछ फुसफुसा रहा है, एक ऐसी भाषा में जिसे मैं समझ नहीं पाता। और वे वॉचर्स पेड़ों के पार इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी मैं घुटते हुए उठता हूं, कभी कभी सपना तब भी खत्म नहीं होता जब मैं जाग जाता हूं। उस यात्रा के बाद मैंने नौकायन बंद कर दिया, नाव बेच दी। तब से समुद्र को छुआ तक नहीं। लेकिन कभी कभी शांत रातों में मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि अपने खिड़की के बाहर लहरों के टकराने की आवाज सुनता हूं। और जब मजाक में ही सही फोन पर जीपीएस ऐप चेक करता हूं, वह गड़बड़ाने लगता है। खुला समुद्र दिखाता है और मुझे भीतर ही भीतर महसूस होता है वह मुझे फिर से बुला रहा है। मैं एक निजी पारिस्थितिक अनुसंधान फर्म में काम करता हूं। मेरा काम आमतौर पर मुझे कई हफ्तों तक दूरदराज इलाकों में ले जाता है, जहां मैं निवास स्थानों का सर्वेक्षण करता हूं, प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता हूं और पानी व मिट्टी के नमूने इकट्ठा करता हूं। मुझे हमेशा अकेले काम करना पसंद रहा है। प्रकृति को समझना इंसानों की तुलना में आसान होता है। पिछले साल हमें एक संरक्षण समूह से एक अनुबंध मिला। उन्हें अंडमान सागर में एक छोटे से, कथित रूप से निर्जन द्वीप की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करना था। यह द्वीप आम रास्तों से बहुत दूर था, छोटा, मैंग्रोव से भरा हुआ और किसी भी पर्यटक मानचित्र पर नहीं था। इस द्वीप का कोई नाम भी नहीं था, बस एक समन्वय चिन्ह, एसजिब। मैंने यह काम लिया, सामान की आपूर्ति का प्रबंध किया और एक सैटेलाइट फोन, सोलर पैनल और 2 हफ्तों के सामान के साथ वहां उतारा गया। मैंने पूर्वी तट के पास अपना शिविर लगाया, जहां रेत मैंग्रोव और ज्वारीय पोखरों में बदल जाती थी। पहले 3 दिन सामान्य रहे, गर्म, चिपचिपे, मच्छरों से भरे, लेकिन शांत। मैं एक ज्वारीय क्षेत्र में नमूने इकट्ठा कर रहा था जब मैंने कुछ अजीब देखा। दूर, वृक्ष रेखा के पार, पानी में टखनों तक खड़ा एक आदमी। पहले तो लगा कि कोई और शोधकर्ता होगा या शायद कोई शिकारी, लेकिन जब मैंने आवाज दी तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जरा भी नहीं हिला, बस वहीं खड़ा रहा, मुझसे दूर मुंह किए, एकदम स्थिर। मैं उसकी ओर चलने लगा, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा जहां वह खड़ा था, वह गायब था। न कोई पैरों के निशान, न पानी में हलचल, बस एक कीचड़ भरा टुकड़ा और सन्नाटा। मैंने इसे गर्मी और थकान का भ्रम समझा। शायद कोई पेड़ था जिसे दिमाग ने इंसान समझ लिया। जब आप बहुत समय अकेले प्रकृति में बिताते हैं तो दिमाग चीजें गढ़ने लगता है। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं बार बार कुछ भारी भरकम चलने की आवाज सुनता रहा, जैसे कोई इंसान मैंग्रोव के बीच चल रहा हो। हर बार जब मैंने टॉर्च के साथ बाहर झांका, आवाज रुक जाती। चौथी रात मैं फुसफुसाहट की आवाज से जागा। मुझे पता है यह कितना अजीब लगता है, फुसफुसाहट। मैं तंबू में चुपचाप लेटा था, सांस भी धीरे ले रहा था और वो आवाज बस बाहर ही थी। एक धीमी, सांस जैसी आवाज, जैसे कोई अजनबी भाषा में बड़बड़ा रहा हो। हवा एकदम शांत थी, लेकिन वह फुसफुसाहट इधर उधर घूम रही थी, कभी सिर के पास, कभी पैरों के पास। उस रात मैं नहीं सो सका। सूरज निकलते ही मैं पेड़ों की रेखा की ओर गया, कुछ निशान खोजने। तभी मैंने उसे फिर देखा, वह आदमी। इस बार वह मैंग्रोव में और गहराई में खड़ा था, फिर भी मेरी ओर पीठ किए हुए। वही मुद्रा, वही सन्नाटा। पर इस बार कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी रूह कांप गई। उसके पैर पानी में नहीं थे, वे पानी के ऊपर थे, जैसे पानी कोई ठोस जमीन हो। मैंने पलक झपकाई और वह फिर गायब था।
उसी दिन मैंने समय से पहले पिकअप के लिए कॉल किया, नाविकों को मेडिकल इमरजेंसी बताकर अगली सुबह लेने को कहा। वे मान गए, पर उस रात सब कुछ और भी डरावना हो गया। आधी रात को फुसफुसाहट फिर लौटी, लेकिन इस बार वह मेरे तंबू के अंदर थी। मैं एकदम उठ बैठा, टॉर्च जलाकर देखा, कुछ नहीं था, पर फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। वह मेरे चारों ओर थी, जैसे मेरे सिर के अंदर से आ रही हो। मैं नंगे पांव बाहर दौड़ा और देखा कि मैंग्रोव के पेड़ों के बीच रोशनी झिलमिला रही थी, हल्की हरी सी रोशनी, जैसे कोई लालटेन हवा में झूल रही हो, और उसी के बीच वह था। इस बार वह मेरी ओर देख रहा था। उसका चेहरा गलत था, आंखें नहीं थी। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां बस सपाट त्वचा थी। उसका मुंह हिल रहा था, फुसफुसाते हुए, लेकिन अब मुझे शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे। बस एक दबाव, जैसे कोई भारी चीज मेरे दिमाग पर जोर डाल रही हो। मैं मुड़ा और दौड़ पड़ा। जब तक समुद्र तट तक नहीं पहुंच गया, रुका नहीं। वहीं रेत पर बैठा रहा, पीठ समुद्र की ओर किए, सुबह तक। मैं अपने सामान के लिए वापस नहीं गया। जब नाव आई तो कप्तान ने मुझे देखा और कहा, तुमने उसे देखा है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा नहीं पूछा। मुख्य भूमि पर लौटने के बाद मैंने जो हुआ उसकी रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने सैटेलाइट फोन का कॉल लॉग देखा तो वो कॉल उसमें दर्ज ही नहीं थी। जिस जगह पर मैंने उस आदमी को देखा था, वहां के समन्वय चिन्ह गायब। चौथे दिन की पूरी प्रविष्टि हटा दी गई थी। मैंने S7 का नाम खोजा। अब वो अस्तित्व में नहीं है, कम से कम आधिकारिक तौर पर नहीं। मैंने अपने फर्म के एक वरिष्ठ जीव विज्ञानी से पूछा, जो उस क्षेत्र में अभियानों पर गया था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, कहते हैं कि एक आदमी है जो एक भूले हुए द्वीप के मैंग्रोव में चलता है। कोई नहीं जानता कि वह आत्मा है या कुछ और प्राचीन। वह केवल उन्हीं को दिखता है जो वहां ज्यादा समय बिता देते हैं, और अगर वह मुड़कर तुम्हारी ओर देखे और तुम उसकी आवाज साफ साफ सुन लो, तो तुम वापस नहीं आते। मैंने उसे नहीं बताया कि उस आदमी ने मुझे देखा था। मैंने उसे यह भी नहीं बताया कि मैंने हर शब्द सुना। मुझे नहीं पता उस रात उसने क्या कहा, लेकिन जब मैं अकेला होता हूं तो वो फुसफुसाहट फिर सुनाई देती है, पानी की पाइपों में, हवा में, और हाल ही में मैं जड़ों का सपना देखता हूं जो मेरी टांगों के चारों ओर लिपट जाती है, मुझे अंधेरे में खींच ले जाती है। मैं एक समुद्री पुरातत्व टीम का हिस्सा था। हम 5 लोग थे जो अंडमान द्वीप समूह के तट से लगभग 50 मील दूर एक शोध जहाज पर रह रहे थे और काम कर रहे थे। ये उन लंबे अभियान वाले प्रोजेक्ट्स में से एक था। 4 हफ्ते समुद्र में, हर दिन गोता लगाकर निर्जन द्वीपों की एक श्रृंखला के पास पानी के नीचे मौजूद खंडहरों का सर्वेक्षण। हम रहस्य की तलाश में थे। ये खंडहर सरकार के एक मैपिंग ड्रोन द्वारा लिए गए पुराने सोनार डेटा में दिखे थे। पत्थर की संरचनाएं जो किसी भी आधुनिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती थीं। किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा था, किसी को परवाह नहीं थी, सिवाय हमारे। हमने उस श्रृंखला के सबसे बड़े द्वीप के पास लंगर डाला। घने जंगल और चट्टानों से भरे उस विशाल भूखंड को हमने इस्ला नॉक्टुर्ना नाम दिया, क्योंकि वहां की छाया इतनी घनी थी कि पेड़ों के नीचे हमेशा सांझ जैसी लगती थी। स्थानीय लोग वहां कदम रखने से मना करते थे, कहते थे कि वहां बुरी आत्माएं हैं, डूबे हुए पूर्वजों की आत्माएं। हमने हंसते हुए यह सब नजरअंदाज कर दिया। 2 हफ्तों तक हम दिन में 2 बार गोते लगाते रहे। खंडहर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहराई में थे, कुछ तो 80 मीटर से भी नीचे। प्राचीन पत्थर की दीवारें, ढही हुई गुंबदें, और कुछ ऐसे शिलालेख जो किसी भूली बिसरी सभ्यता की ओर इशारा करते थे। यह रोमांचकारी था। इसी कारण मैंने यह पेशा चुना था। लेकिन फिर वह गोताखोर आया। यह हमारी तीसरी डाइव थी, उस जगह पर जिसे हमने साइट भी कहना शुरू कर दिया था। रेत में आधा दबी एक विशाल पत्थर की गलियारा जैसी संरचना। मैं मिका के साथ जोड़ी में था, टीम में मेरी सबसे करीबी दोस्त। हम एक पंक्ति में बने शिलालेखों का मानचित्र बना रहे थे जब मैंने धुंधले पानी में कुछ हलचल देखी। एक और गोताखोर लगभग 10 मीटर दूर आधा तलछट में डिंका हुआ। पहले तो लगा शायद जेम्स या प्रिया होंगे, लेकिन हमारे गोताखोर सूट में चमकीले पीले टैंक और परावर्तक पट्टियां होती थीं। इस गोताखोर का सूट अलग था, पुराना काला विद सूट, कोई रंग नहीं, कोई लेबल नहीं, एक काला चेहरा ढकने वाला मास्क जो रोशनी को परावर्तित करने के बजाय निगल रहा था।
वह हमारी तरह नहीं हिल रहा था, न तैर रहा था, न पैरों से कुछ कर रहा था, बस तैर रहा था, बाहें ढीली, पैर नीचे की ओर, जैसे अदृश्य डोरियों से लटका हो। मैंने पलक झपकाई, वह गायब हो गया। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम हो, कम दृश्यता में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जब हम सतह पर आए तो मिका ने मास्क उतारते ही कहा, तुमने उस आदमी को देखा, काले सूट वाला? उसने भी उसे देखा था। उस रात हमने कैमरा फुटेज चेक किया, ठीक न्यूज वीडियोस पर वह दिखाई दिया, फ्रेम के किनारे पर, बस हल्का सा, बिना हिले, हमें देखता हुआ। उसके मास्क से कोई बुलबुले नहीं निकल रहे थे, कोई ऑक्सीजन टैंक नहीं, बस एक स्थिर आकृति पानी में लटकी हुई। उस डाइव के बाद सब बदल गया। उपकरण खराब होने लगे। जो लाइट्स नाव पर चलती थी, पानी में जाते ही बंद हो जाती। कंपास गलत दिशा दिखाने लगे, यहां तक कि सतह पर भी। हमारा जीपीएस गड़बड़ करने लगा, निर्देशांक इधर उधर कूदने लगे। शुरू में हमने मजाक किया, उसे कैप्टन डीप सी या स्कूबा शैतान कहने लगे, लेकिन वह मजाक जल्दी ही डर में बदल गया। मिका को बुरे सपने आने लगे। एक रात चीखते हुए उठी, कहने लगी उसने सपना देखा कि वह अंतहीन रूप से डूब रही है, सांस नहीं ले पा रही, और जब उसने ऊपर देखा, वह आदमी उसके ऊपर तैर रहा था। उसे देखता हुआ जेम्स चुप रहने लगा। एक डायरी में कुछ लिखता रहता, जिसे उसने अपने बिस्तर के नीचे छिपा रखा था, किसी को देखने नहीं देता। और फिर एक सुबह वह गायब था। हमने पूरा द्वीप छान मारा, चट्टानों तक की पगडंडी पर गए, पेड़ की रेखा देखी, हर घंटे रेडियो पर कॉल किया। न कोई पैरों के निशान, न संघर्ष का कोई संकेत, बस उसका वेटसूट गीला और समुद्र तट पर साफ सुथरा तह करके रखा हुआ। और उसकी डायरी आखिरी पन्ने पर खुली। कांपती लिखावट में बस एक पंक्ति, वह सिर्फ पानी के नीचे नहीं है। हमने इमरजेंसी निकासी का अनुरोध किया। जहाज का संचार तंत्र खराब हो चुका था, इसलिए हमें सैटेलाइट ट्रैकर से सिग्नल बढ़ाना पड़ा। 2 दिन लगे जब तक पास की नौसेना गश्त हमें लेने आई। उन आखिरी 2 दिनों में सब कुछ असली लगना बंद हो गया। हमने सोना बंद कर दिया। छायाएं हमारे नजरों के कोनों में चलती दिखती थी। एक रात मैंने देखा कोई पानी की सतह पर खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, नाव की ओर मुंह किए। लेकिन जब मैंने किसी और को दिखाने के लिए बुलाया, वह गायब हो चुका था। समुद्र अजीब लगने लगा था, जैसे अब वह पानी नहीं बल्कि कोई झिल्ली हो, पतली, इंतजार करती हुई। जब गश्ती जहाज आया, हम पीले पड़ चुके थे, चुप, डर से लगभग पागल। अधिकारी ने पूछा, क्या तुमने उस आकृति को देखा? मुझे समझ नहीं आया क्या कहूं। मुख्य भूमि लौटने पर चीजें और अजीब हो गई। साइट बी का सारा डेटा करप्ट हो गया था। उस गोताखोर की फुटेज, केवल शोर और धुंध। डाइव लॉग्स अब भी सुरक्षित थे, लेकिन उससे जुड़ा हर उल्लेख मिटा दिया गया था। मिका की निजी नोट्स तक खाली थे। जिन पन्नों को वह कहती थी उसने भरा है, वे अब बस सफेद थे। इसला नॉक्टुर्ना के पास के खंडहरों को अब आधिकारिक रूप से भूवैज्ञानिक संरचनाएं घोषित कर दिया गया है। हमारे अभियान की फाइल चुपचाप बंद कर दी गई। कोई और मिशन निर्धारित नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि वह हमारे साथ वापस आया है। कुछ हफ्तों बाद मैं मिका से मिलने गया। वह कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। उसका अपार्टमेंट एकदम साफ था, जरूरत से ज्यादा साफ। न कोई बिखरा सामान, न फ्रिज में खाना, बस एक चीज थी मेज पर, एक चित्र, पेन से बनाया गया, जल्दी में और डर से भरा हुआ। उसमें एक गोताखोर था, बिना चेहरे का, बाहें फैलाई हुई, एक डूबे हुए गलियारे में खड़ा। उसके नीचे अंधेरे में और आकृतियां थीं, दर्जनों, शायद सैकड़ों, जैसे वह वहां अकेला नहीं था। मैंने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद मिका भी गायब हो गई। अपना फोन, पासपोर्ट सब छोड़ गई। पुलिस रिपोर्ट कहती है आखिरी बार उसे समुद्र में रात को चलते हुए देखा गया था, और फिर वह कभी वापस नहीं आई। तब से मेरी नींद उड़ गई है। जब आंखें बंद करता हूं तो काले पानी में उठते बुलबुले दिखते हैं। कुछ मेरे पैरों को छूता है, एक काला मास्क जो हमेशा पहुंच से थोड़ा दूर रहता है। अब भी मुझे पानी की टपकती आवाज सुनाई देती है। जब सब कुछ सूखा होता है तब भी। कहते हैं समुद्र अपने मरे हुओं को छुपा कर रखता है, पर मुझे नहीं लगता। वह कभी मरा, और मुझे लगता है वह अब भी मेरा इंतजार कर रहा है।